अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती, एपिसोड नंबर 40। जिस रोज़ हमीदुल्लाह खान के मुकदमे का फैसला सुनाया गया, उससे अगले रोज़ मेरी ब्रांच का एक मुसलमान हेड कांस्टेबल मेरे पास आया। सिकंदर साहब, उसने कहा कि कल जो कांस्टेबल हमीदुल्लाह के साथ था, उसने बताया है कि हमीदुल्लाह खान फैसला सुनकर बाहर आया तो उस कांस्टेबल से जिसने उसकी हथकड़ी पकड़ी हुई थी कहा कि सिकंदर को कह देना कि तेरी जिंदगी थोड़े दिन की रह गई है। उसने ये भी कहा था कि सिकंदर से कहना कि अपनी उस माँ शहनाज को कहीं छुपा कर रखे। मेरा वार कभी खता नहीं गया, जेल के अंदर से भी वार करूंगा और बड़ी जल्दी इंतकाम लूंगा। उसने कुछ तो कहना ही था। मैंने कहा, ऐसी धमकियां कई बार सुनी हैं। सिकंदर साहब, हेड कांस्टेबल ने कहा, उसे खाली धमकियां ना समझे। इन नवाबों की दुनिया से आप वाकिफ नहीं। अपना ज़रा ख्याल रखें और शहनाज साहबा को कहीं अकेले बाहर ना जाने दिया करें। मैं उस आग में से गुजर रहा था जिसकी पेशगोई मेरे बचपन में पगली ने की थी। मैं उसे भूल गया था, लेकिन वो अचानक याद आ गई और एक रात उसे ख्वाब में भी देखा। अजीब सा ख्वाब था। मेरे सामने एक रास्ता था, पिगडंडी सी थी, दूसरी तरफ दरख्त थे और रोशनी ऐसी थी जैसे सूरज है भी और नहीं भी, या जैसे सूरज को ग्रहण लगा हुआ हो। कुछ दूर नीली सी धुंध थी और पिगडंडी उस धुंध में गुम हो गई थी। मैं सोच रहा था कि आगे जाकर मैं भी पिगडंडी के साथ इस नीली धुंध में लापता हो जाऊंगा। मेरे दिल पर खौफ सा तारी होने लगा और कदम रुकने लगे। सूरज की फीकी फीकी रोशनी जहन को उदास और अफसुदा कर रही थी। अचानक एक लंबी हू की वैसी ही आवाज सुनाई दी, जैसे कुत्ते आसमान की तरफ मुंह करके आवाज निकाला करते हैं। कुत्ते की इस आवाज को लोग मनहूस समझते हैं। इस आवाज ने मुझे मेरे बचपन वाली पगली याद दिला दी। वो गली में चलते चलते रुक जाती और मुंह आसमान की तरफ करके इसी किस्म की आवाज निकाला करती थी। उस आवाज पर मैं अंदर से कांपने लगा। धुंध का एक गोला सा आगे बढ़ा और मुझसे 12-14 गज दूर मेरे रास्ते में रुक गया। फौरन ही ये फिजा में पिघल गया और वहां मेरे बचपन वाली पगली खड़ी थी। मैं रुक गया। वो चुप थी, मैं चुप था। वो मुझे देख रही थी, मैं उसे देख रहा था। उसके होंठ ना हिले, लेकिन मैं उसकी आवाज सुनाई दी। ये बच्चा दिलों को तड़पाएगा, खुद भी तड़पेगा। इसका सफर बड़ा लंबा होगा। ये जिस तरफ देखेगा उधर क़यामत टूटेगी। जिन्नात और परियां इसके आगे सजदे करेंगी, लेकिन ये आग से गुजरकर वहां तक पहुंचेगा। वो मेरे रास्ते से हट गई, जैसे उसने मुझे इशारा दिया हो कि मैं आगे चला जाऊं और बेखौफो खतर रास्ते में आने वाली धुंध में दाखिल हो जाऊं। मेरे साथ बात कर पगली, मैंने उसे कहा। उस वक्त मैं बच्चा था, अब जवान हूं। अब तेरी बात समझ सकता हूं। मुझे बता कि मेरी राह की धुंध कब छटेगी, मैं कब तक आग में से गुजरता रहूंगा। वो मां नहीं रही जो मुझे गोद में छुपा लिया करती थी। उसने जवाब ना दिया। वो धुंध का पीकर बन गई और हवा में तहलील हो गई। फिर माहौल धुंध में छुप गया और मुझे एक मर्तबा फिर बड़ी लंबी हू की आवाज सुनाई दी। सिकंदर, किसी ने मुझे पुकारा। ओ सिकंदर, कोई मुझे झंझोड़ रहा था। करवट बदल ले यार। मैं बेदार हो गया। सुल्तान मेरे पास खड़ा है, मुझे झंझोड़ रहा है। मैं डर रहा था। क्या है सुल्तान?
तुम्हारी आवाज ने मुझे भी जगा दिया है, सुल्तान ने कहा। तुम ख्वाब में ना जाने क्या बड़बड़ा कर रहे थे। मेरी आंख खुल गई। तुम कोई डरावना ख्वाब देख रहे थे? हाँ यार, मैंने कहा, बड़ा फजूल ख्वाब देख रहा था। बत्ती बुझा दो और सो जाओ। मैं और सुल्तान एक ही कमरे में रहते थे। हम दोनों में ऐसी मोहब्बत पैदा हो गई थी जैसे हम एक कमरे में नहीं, एक जिस्म में रहते हों। वो मेरा बहुत ख्याल रखता। मैंने उसे अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाई थी। ये तो महरूमियों की दास्तान थी। मेरा कोई घर नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, और पता नहीं चलता था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ, कमा रहा हूँ तो किसके लिए कमा रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी हवेली का मालिक था, लेकिन वो मेरा घर नहीं थी। वो तो मकान था, अब तो मैं उसे असेब ज़दा मकान समझने लगा था। मैंने सुल्तान को एक ही बार वो सब सुना दी थी जो मुझ पर बीती, और उसके बाद घर की, माँ की, बाप की और अपने शहर की कभी बात नहीं की थी। सुल्तान मुतमिन था, किसी महरूमी से दो चार नहीं हुआ था। उसने बत्ती बुझा दी और थोड़ी ही देर में उसके हल्के हल्के खराटे सुनाई देने लगे और मैं मुकम्मल तौर पर बेदार हो गया। नींद ऐसी उड़ी कि आने का नाम ही नहीं लेती थी। अंधेरे में मुझे पगली दिखाई दे रही थी और कभी ऐसे लगता जैसे मैं उसकी बड़ी लंबी हूँ सुन रहा हूँ। वो मेरे ख्वाब में क्यों आई थी, मैं सोचने लगा और मैं सोचता ही रहा, और मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं पगला हूं और जिसे हम पगली कहा करते थे उसका दिमाग हाजिर था, नॉर्मल था, और वो अक्ल व दानिश की बात करती थी। मेरा बचपन माजी बाइद में जा छुपा था। मेरा जहन मुझे वहां ले गया। दिल में आई कि मुंह आसमान की तरफ करके बड़ी लंबी हू की आवाज पैदा करूं। मैं अपने ज़हन लाशऊर के कब्जे में आ गया था। दिल डूबता जा रहा था। घबराहट ऐसी बड़ी कि मैं उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा आहिस्ता से खोला कि सुल्तान की आंख ना खुल जाए, फिर आहिस्ता ही से दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे उस रात के तारीक लम्हे आज भी याद हैं। मैं बगैर सोचे आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ा। मैं चलता गया। ऐसे लगा जैसे मैं ख्वाब की पगडंडी पर चला जा रहा हूं और मेरे आगे धुंध है। मेरे कदम रुक गए और मेरा हाथ उठा। अचानक मैं अपने आप में आ गया। मैं शहनाज के क्वार्टर के दरवाजे पर खड़ा था। मेरा हाथ दरवाजे पर दस्तक देने के लिए उठा था। अगर मैं दस्तक दे बैठता तो बहुत बुरा होता। शहनाज दरवाज़ा खोलती तो आधी रात के वक़्त मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर क्या सोचती? क्यों मैं उसके दरवाजे पर क्यों जा पहुंचा था? मैं शायद नींद बेदारी की हालत में था। मैंने अच्छा नहीं किया था। मैं वहां से मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता वापस आ गया। मैं हकीकी दुनिया में वापस आ चुका था। बाकी रात कुछ सोते कुछ जागते गुजरी। सुबह होते ही मैं शहनाज के क्वार्टर में चला गया। उसे देखना और उसकी देखभाल मेरी ड्यूटी थी, लेकिन उस सुबह में किसी और ही ज़हनी कैफियत में गया। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई। कहाँ आप हंसी हो सिकंदर, उसने कहा। अब क्या होगा? जिन्हें हमने पकड़ा था उन पर मुकदमा चलेगा, मैंने कहा। उनके मुकदमे के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल बन गया है। इंस्पेक्टर विल्काक्स ने केस तैयार कर लिया होगा। वो तो होगा ही, शहनाज ने उकताए हुए लहजे में कहा। मैं पूछती हूँ कि मेरा क्या बनेगा? ये मुकदमा भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? मैं शायद यहाँ तो नहीं रह सकूंगी। हाँ शहनाज, मैंने कहा, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा और तुम अपने घर जाओगी। कौन सा घर? शहनाज ने कहा। मेरा कोई घर नहीं। मैं अब उस माँ के पास नहीं जाना चाहती जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वो वक़्त आने दो, मैंने कहा। तुम दहशत गर्दों के खिलाफ जज के सामने बयान देने की तैयारी कर लो। क्या इंस्पेक्टर विल्काक्स ने तुम्हें बताया है कि तुम क्या बयान दोगी? बताया है।
शहनाज ने कहा। वो तो बड़ी साफ उर्दू बोलता है। वो दो बार मुझे अपने दफ्तर में बुला चुका है। उसकी नजरें कैसी हैं? मैंने पूछा। सिर्फ काम की बात करता है, शहनाज ने कहा। उसे तो जैसे एहसास ही नहीं कि मैं औरत हूं। यही इन अंग्रेजों में खूबी है, मैंने कहा। एसपी मडोज को तुम पसंद आ गई थी, लेकिन अपने काम के साथ वो इतना मुखलस था कि उसी में उसने जान दे दी। मैं शहनाज के साथ बहुत सी बातें करना चाहता था। ये सब जज्बाती बातें थी। मैं उसके साथ कोई बात ना कर सका। कर लेता तो अच्छा था। बातें दिल में रह जाने से मेरी जहनी कफियत कुछ और हो गई। मैं वहां से आ गया, लेकिन एक नया सवाल मेरे जहन में पैदा हो गया। क्या मैं शहनाज के सरापे में तहलील होता जा रहा हूं? मुझे अपने आप पर शक होने लगा, जैसे शहनाज एक सहर या तिलस्म की मानद मुझ पर तारी होती जा रही है। अभी ये वाजे नहीं था कि मेरी नीयत और मेरी नज़र कैसी है। मैं कोई फरिश्ता तो ना था, आलम शबाब था, और मैं किसी दीनी मदरसे का मुअल्लिम ना था। मैं पुलिस के उस शोबे का सब इंस्पेक्टर था जो अपने बाप को भी नहीं बख्शता। लेकिन ये एहसास भी था कि मुझे शहनाज के इतना करीब नहीं होना चाहिए। उससे मुझे इतना दूर रहना चाहिए जहां मैं उसके जज्बात और जिस्म की तपश महसूस ना कर सकूं। मुझे अपने आप पर एतमाद और भरोसा था, लेकिन आग में हाथ डालकर जलने से कौन बच सकता है। मुझे बचना था और शहनाज को तन्हा भी नहीं छोड़ना था। मैं तो बड़ी सख्त मुश्किलों में से भी कामयाब गुजर आया था। बड़े भयानक खतरे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे, लेकिन मेरे जज्बात मेरे लिए जो मुश्किल पैदा कर रहे थे, उनसे गुजर आना मुझे आसान नजर नहीं आता था। इस मुश्किल का एक ही हल था कि शहनाज जल्दी अपने घर चली जाए, मगर अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ था। मुकदमे के फैसले तक शहनाज को वहीं रहना था। 15-16 दिनों बाद मुकदमा स्पेशल ट्रिब्यूनल के सामने आ गया। ये खास अदालत बनाने का मतलब ये था कि हर रोज मुकदमे की समाअत होगी। मुलजमों के वकील आए थे, जिन्होंने आम अदालतों जैसा तरीक़ेकार इख्तियार किया था, लेकिन ट्रिब्यूनल के अंग्रेज अफसर उनकी बात जरा कम ही सुनते थे। वकील एक आधा दिन की मोहलत मांगते तो वो भी उन्हें नहीं मिलती थी। मुलजम कोई चोर और डाकू तो नहीं थे, वो हिंदुस्तान की आज़ादी के मतवाले थे। अखबारों ने उन्हें कौमी हीरो बना दिया था और खुद भी अपने आप को हिंदुस्तान का हीरो समझते थे। उन्हें जेल से बंद गाड़ी में लाया जाता तो रास्ते में इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद के नारे लगाते आते। अदालत में कमरे में दाखिल होकर वो मिलकर इनकलाब जिंदाबाद और जय हिंद का नारा लगाते। एसपी मडोज को कत्ल करने वाला सिख एक नारा फालतू लगाता था, राज करेगा खालसा सत तेरी अकाल। ये नारा वो अकेला लगाता था और ये नहीं देखता था कि उसके साथी उसका साथ नहीं दे रहे। इंस्पेक्टर विलकाक्स अपनी गवाही देने के लिए पेश हुआ तो मुलजमों ने नारे लगाना शुरू कर दिए, गोरा राज मुर्दाबाद, वापस जाओ वापस जाओ। और जब कोई हिंदुस्तानी गवाह पेश होता तो उसे मुलजमों की लान तान सुननी पड़ती। अदालत की ये धमकी कि तौहीन अदालत की सज़ा मिलेगी उन पर कुछ असर नहीं करती थी। उसके जवाब में अदालत को मजीद नारे सुनने पड़ते थे, हम फांसी चढ़ने आए हैं, भारत माता के नाम पर हमें गोली मार दो, अंग्रेजों तुम्हें जाना पड़ेगा। जब मेरी गवाही का वक्त आया और मैं अदालत में गया तो एक मुलजम ने कहा, एक और गद्दार आ गया, ये धरती तेरी माँ है लौंडे। दूसरे ने कहा, माँ की इसमत गोरे को ना दे छोकरे। एक और ने कहा, और इससे भी ज्यादा तौहीन आमीज अल्फाज थे जो मुझ पर, सुल्तान और इंस्पेक्टर अलादाद खान पर तीरों की तरह बरसाए गए। हमारे लिए हुक्म था कि बर्दाश्त करें। वकीलों की जिरा और ज्यादा तकलीफदा थी। मुझे फिक्र शहनाज का था, उसे तो बेहोश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो गवाही देकर होशो हवास में बाहर निकली और उसकी आंखों में आंसू थे
और रंग जर्द था। अब अपने आप में आ जाओ, मैंने उसे हंसते हुए कहा। मुश्किल का वक्त गुजर गया। ये तो बहुत बदतमीज हैं, शहनाज ने कहा। अगर बाहर आकर मुझे ऐसी एक भी बात कहें तो मैं उन्हें मुंह पर जूते मारूं। क्या कहते थे? बार बार कहते थे कि ये मेडोज साहब की देसी मेम है, शहनाज ने जवाब दिया। एक वकील ने मुझसे पूछा कि तुम रात को मकतूल मेडोज के बंगले में क्या कर रही थी? मैंने जवाब दिया कि वही जो तुम्हारी सरला देवी करने जाया करती थी। दूसरे वकील ने पूछा, क्या तुम वहां अकेली जाया करती थी या वहीं रहती थी? मैंने जवाब दिया कि मैं अकेली जाती और अकेली रहती थी, क्योंकि राम स्वरूप जैसा मेरा कोई दलाल नहीं था। शहनाज परेशान भी थी और गुस्से में भी। बहरहाल उसने बयान ठीक दिया था। स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 2 हफ्तों में समाअत मुकम्मल कर ली और सिर्फ 1 दिन में फैसला भी लिख लिया। एसपी मेडोज को कत्ल करने वाला सिख और राम स्वरूप को सजाए मौत दी गई। सरला देवी को 5 साल और सुंदर दास को 10 साल सजाए कैद दी गई। किसी को भी अपील का हक ना दिया गया। 5वें दिन सिख और राम स्वरूप को फांसी दे दी गई। उसके साथ ही मुझे हुक्म मिला कि मैं शहनाज को उसके घर छोड़ आऊं। मैं जब ये हुक्म लेकर शहनाज के पास गया तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उसके वहां रहने का कोई जवाज ही नहीं रह गया था और वहां वो किसी की बीवी ही बनकर रह सकती थी, लेकिन उसका खामद कौन होता? मैं और शहनाज रेलगाड़ी के 2nd क्लास डब्बे में अपने शहर को जा रहे थे। शहनाज खाली हाथ नहीं जा रही थी। अंग्रेज बादशाह ने उसे 2500 रुपया इनाम दिया था और अपने घर जाने के लिए 2nd क्लास का पास दिया था। शहनाज बहुत उदास थी और उसकी तो जैसे जुबान ही बंद हो गई थी। उसका सर झुका हुआ था। कभी सर उठाती, मेरी तरफ देखती और देखती ही रहती। कभी उसके आंसू फूट आते। क्या सोच रही हो शहनाज? मैंने पूछा। सोच रही हूं मेरा अंजाम क्या होगा, शहनाज ने जवाब दिया। मेरे लिए सफर ही सफर है, मंजिल कोई नहीं। उसके खदशे बजा थे और मेरी तसल्लियां रस्मी और झूठी थी, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं उसे तसल्लियां ही देता चला गया। कभी ऐसे लगता कि जैसे मैं अपने आप को तसल्ली दे रहा हूं। ऐसे लम्हे भी आए कि मैंने अपने दिल पर बोझ सा महसूस किया कि शहनाज मुझसे जुदा हो रही है। फिर मैंने खुद ही अपने आप को मलामत की कि मैं मुजरमाना जहनीत की एक औरत को, जिसने मेरा घर उजाड़ा, अपना समझ रहा हूं। अगर मैं गहराई में जाकर देखता तो ये कहा जा सकता था कि अब शहनाज पहले से कहीं ज्यादा बेएतबार और खतरनाक हो गई है। पहले तो उसका जहन अपनी मां का आलेकार था और अपने घर और महल्ले तक महदूद दुनिया में घूमती फिरती थी, मगर अब उसने दुनिया की वुसअत देख ली थी। दुनिया भी ऐसी जिसमें जुर्म और गुनाह के सिवा कुछ भी ना था, और उसने बाकायदा मुजरमों को देख लिया था, बल्कि उन्हें पकड़वाया भी था। उसे यह भी एहसास हो गया था कि वो किसी शरीफ घराने की बहू बेटी नहीं बन सकती। उसने अब मकरूह फरेब से ही जिंदगी गुजारनी थी और मुझे उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी जब वो मुझे टिकटिकी बांध के देखती थी तो मैं 1-2 लम्हों के लिए अपने आप को उसका असीर समझता। खुदा खुदा करके गाड़ी ने हमें हमारे शहर पहुंचा दिया। वहां से तो हम रात की गाड़ी से चले थे। मुझे खास तौर पर हुक्म मिला था कि मैं दिन की गाड़ी से ना जाऊं। खतरा था कि दहशतगर्दों के साथी अपनी कोई कार्रवाई ना कर जाएं। लेकिन अपने शहर में गाड़ी दोपहर के वक्त पहुंची। हम दोनों जब स्टेशन से निकले और पहला ही वाकिफ आदमी मिला तो मैंने महसूस किया कि शहनाज को मेरे साथ देखकर सब हैरान होंगे और दिल ही दिल में मुझे बुरा भला कहेंगे। उस वक्त मुझे ख्याल आया कि शहनाज को बुरके में होना चाहिए था। उसने चादर ले रखी थी। मैंने उसे कहा कि वो चादर में ही अपना चेहरा छुपा ले। मुझे तवक्का थी कि शहनाज के घर में दाखिल होंगे तो उसकी मां दौड़कर अपनी बेटी को फिर मुझे गले लगाएगी और बलाएं लेगी।
लेकिन उसमें घर में दाखिल हुए तो यूं लगा जैसे हम किसी उजड़े हुए मकान में आ गए हों। दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन रहने वाले ना जाने कहाँ चले गए थे। शहनाज मेरे आगे आगे और वो एक कमरे में दाखिल हुई। मैं ज़रा रुक कर उस कमरे में गया। मुझे रोने की और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने देखा शहनाज एक पलंग पर किसी के ऊपर गिरी हुई थी। वो उसकी माँ थी। मुझे ऐसी बदबू महसूस हुई जैसे शहनाज की माँ मर चुकी हो और उसकी लाश खराब हो रही हो। मैं जब उसके ऊपर झुका तो ज़रा मुश्किल से उसे पहचाना। पता चला कि उसके सारे जिस्म पर छोटी छोटी फिंसियाँ निकली हुई हैं। बदबू उस मवाद की थी जो उन फिंसियों से रिश्ता था और देसी दवाइयों की जो उन पर लगाई जाती थी। वो सिसक रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और दायां हाथ ऊपर किया। मैंने सर नीचे किया और उसने हाथ मेरे सर पर फेरा। इतने में बरामदे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने दरवाजे में जाकर देखा, शहनाज का बाप आ रहा था। मुझे देखकर वो इस तरह ठठक गया जैसे मैंने उसके सीने पर पिस्तौल रख दिया हो और उसने बेदिली से मेरे साथ हाथ मिलाया। शहनाज दौड़कर उसके गले लग गई, लेकिन बाप का अंदाज रस्मी सा था, जैसे शहनाज के साथ उसका कोई गहरा रिश्ता ना हो। शहनाज, मैंने उसे अलग लेकर करके कहा, मैं अपनी खाला के घर से हुआ हूँ, वापस आ जाओगे ना? शहनाज ने कहा, मेरे पास ही ठहरोगे ना? वहीं रुकना जाना? आ जाऊंगा, मैंने कहा, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि खाला खालू को छोड़कर यहाँ ठहरूं। ये पुलिस हेडक्वार्टर तो नहीं, हमारा आबाई शहर है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं जब शहनाज के घर से निकला तो मुझ पर कुछ ऐसा बोझ था जैसे मैं कब्रिस्तान में किसी अजीज को दफन करके निकल रहा हूँ। ये ना समझे कि मैं शहनाज की जुदाई की बात कर रहा हूँ। शहनाज की माँ मेरे दिल और दिमाग पर एक इबरत बनकर तारी हो गई थी। मैंने उस औरत के मतलब सब कुछ सुना दिया है। मालूम नहीं आप अंदाज़ा कर सके हैं या नहीं कि ये औरत किस कदर अय्यार और फरेबकार थी। जिस औरत ने अपनी बेटी को बेच डाला था, उससे आप और क्या तवक्का रख सकते हैं? ये बदी की आखिरी हद है। उसने ये हद भी फलांग ली थी। उसने शहनाज की झलक दिखा दिखाकर रिश्ते के कई उम्मीदवारों को खूब लूटा था। फिर मेरा घर जिस तरह उस औरत ने खाली कराया और मेरे बाप को मरवाया, वो मैं पहले सुना चुका हूँ। अब वो खुदा की बे आवाज लाठी की ज़रबे सह रही थी। वो बड़ी खूबसूरत नागन थी, मगर अब उसकी जहर की थैलियाँ खाली हो चुकी थी और वो मरी हुई भी नहीं थी, जिंदा भी नहीं थी। यही नहीं, उसे एक सज़ा और भी मिल रही थी। ये मुझे खाला के यहाँ जाकर पता चला। वो ये कि शहनाज के दोनों भाई बिल्कुल आवारा और नखट्टू निकले। वो जवान थे, खाला ने मुझे बताया। उनके सगे रिश्तेदार भी उन लड़कों को रिश्ते से जवाब दे चुके हैं। शहनाज का बाप तो ऐसे था जैसे मफलूज हो, जिस्मानी लिहाज से भी, जहनी लिहाज से भी। उस घर की रौनक ख्वाबदी से ही कायम थी। वो शहनाज की माँ की बदौलत थी। उसे खुदा ने पकड़ लिया तो ये घर लोगों के लिए जाए इबरत बन गया। मैंने जब खाला को बताया कि मैं शहनाज को छोड़ने आया हूँ, तो वो कुछ देर हैरत से मेरे मुंह की तरफ देखती रही। मैंने उसे और खालू को मुख्तसरन बताया कि शहनाज मुझे किस तरह मिली और क्या क्या हुआ। मैंने उन्हें तफसील से कुछ ना बताया, थोड़ा सा सच, ज़रा ज़्यादा झूठ मिलाकर उन्हें एक कहानी सुना दी। और उसकी वजह यह थी कि कुछ बातें वैसे भी बताने वाली नहीं थी, और दूसरी वजह ये कि मैं चाहता था शहनाज बदनाम ना हो। खाला ने मुझे अलग बिठा लिया। सिकंदर बेटा, खाला ने जज्बाती लहजे में कहा, तुम मेरी बहन की निशानी हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें किस तरह याद करती रही और तुम्हारे लिए कितना परेशान रही हूँ। अब तुमने बताया है कि तुम CID के सब इंस्पेक्टर हो तो मेरी रूह भी खुश हो गई। अब मेरी दो बातें सुन लो, मालूम नहीं फिर कभी आओगे कि नहीं। क्यों नहीं आऊँगा खाला, मैंने दिल की गहराइयों से कहा, आपके सिवा मेरा है ही कौन।
अपना मकान देख आए हो? खाला ने पूछा। मैं उस गली से ही नहीं गुजरा था जिस गली में मेरा मकान था। ऐसे महसूस हो रहा था कि मैंने उस गली में कदम रखा तो मुझ पर हौल तारी हो जाएगा। अपना घर देखने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मेरा मकान तो अब मेरे बचपन का और मेरी यादों का मकबरा था। कभी ख्याल आता कि मेरी माँ उस घर में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर बड़ा ही जहरीला ख्याल आता कि उस घर में मेरे बाप की लाश पड़ी होगी। मुझ जैसा दलेर आदमी जिसे खुदा ने खुद एतमादी जैसी नेमत अता फरमाई थी, अपने घर की सोच कर डरपोक सा बच्चा बन गया।